हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम 2024 के सभी जीआई टैग प्रोडक्ट को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि 2024 में काफी सारे स्थानीय प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जा चुका है। यहां पर देखिए टॉप 50 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं विथ डिटेल। ओके, ध्यान से एंड तक बने रहिए, आराम से देखिए, बिल्कुल फ्री होकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, मजा आने वाला है आपको और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में उनकी जो विशेषताएं हैं वो आपको यहां पर पता चलने वाली है। 2024 के इस वीडियो में, जीआई टैग के इस वीडियो में आपको डेफिनेटली आने वाली एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2024 के जीआई टैग तो हमने यहां पर लिए ही हैं। इसके अलावा 2023 के भी जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, उन क्वेश्चन को भी हमने यहां पर इंक्लूड किया है। ओके, तो कुछ प्रोडक्ट हमको ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें 2023 में जीआई टैग दिया गया था। तो डन, आराम से देखिए, ये चीज सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग क्या है, फुल फॉर्म क्या है, जीआई टैग देता कौन है, क्यों दिया जाता है। ये कुछ कैजुअल से क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं। तो पहले हम इनकी बात करेंगे और फिर हम हमारे एमसीक्यूज को लगाएंगे जो कि जीआई टैग से रिलेटेड है। तो देखिए, जीआई टैग की बात करें तो इसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कोई भी प्रोडक्ट किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी कुछ विशेषता होती है कि वो जो प्रोडक्ट है वो उसी एरिया में ही बन सकता है या उग सकता है। कुछ उसकी अलग से क्वालिटी होती है, कुछ उसकी विशेषता होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिलेगा, चाहे बनाया जाएगा या उगाया जाएगा, तो अदर जगह अगर उसको आप डेवलप करना चाहेंगे तो वो शायद वैसा डेवलप ना हो। तो इस तरीके से पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कुछ एक गुणवत्ता होती है, कुछ विशेषता होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जो कि उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, है ना, कोई भी अपने अंदर गुणधर्म लिए हुए है, गुणवत्ता कोई या विशेषता लिए हुए हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, दार्जिलिंग की चाय। अब आपको पता है दार्जिलिंग की चाय तमिलनाडु में तो उगेगी नहीं, दार्जिलिंग में ही उगेगी, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां की जो ठंडी जलवायु है जो कि हिमालय से आती है वो कहीं ना कहीं उस चाय के लिए उपयुक्त है। और दार्जिलिंग की चाय अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सर्दी और छोटे छोटे जो डिसीज है उससे लड़ने में काफी कारगर है, क्योंकि ये ऐसे प्लेस से हमें आती हुई दिखाई देती है। तो कुछ ना कुछ इसकी विशेषता है, कुछ गुणवत्ता है। तो सबसे पहली बार दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया था। तो अब आपको यहां पर यह चीज पता चल गई होगी कि जीआई टैग एक्चुअल में दिया क्यों जाता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट की अगर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी है, वो चाहे उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण हो या अदर किसी कारण से हो, और एक स्थानीय प्रोडक्ट हो कहीं का, तो ऐसे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जीआई टैग किन किन प्रोडक्ट को दिया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दिया जा सकता है जीआई टैग। इसके अलावा किसी खाद्य सामग्री को दिया जा सकता है, जैसे पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, है ना, तो ऐसे प्रोडक्ट को दिया जा सकता है। हस्तशिल्प कला को दिया जा सकता है, कोई भी बुनकर कला हो, पेंटिंग हो, मिथिला पेंटिंग बिहार, तो ऐसी चीजों को भी दिया जा सकता है। या फिर कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो। ठीक है, अभी हमने बात की जैसे एक कॉफी को भी दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, चाय को दिया जाता है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो उनको भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जीआई टैग अलग अलग प्रोडक्ट को दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार 1999 में भारत में ऐसी स्पेसिफिक वस्तुओं के लिए जीआई टैग के पंजीकरण प्रदान करने के लिए और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो इंडियन पार्लियामेंट है वो लेकर आई थी भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 में लाया गया था और इसे देश में लागू किया गया 15 सितंबर 2003 को।
और इसके आधार पर पहली बार किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया 2004 में, और वो है दार्जिलिंग की चाय। किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग मिलने के बाद होता क्या है। नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर उस प्रोडक्ट को एक पहचान मिलती है स्पेसिफिक एरिया से आने के कारण, ठीक है, स्पेसिफिक किसी गुणवत्ता के कारण, विशेषता के कारण उस प्रोडक्ट को पहचान मिलती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो इससे क्या होता है भाई, उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, और वहां पर उस प्रोडक्ट के लिए काम करने वाले जो कारीगर है उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो ये फायदे होते हैं जीआई टैग के, ठीक है। जीआई टैग कौन देता है? सबसे पहली क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगी। तो देखिए, भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत कार्य करता है ना, इसके अंतर्गत कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के ऑफिस में अप्लाई करना होता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई करना होगा, ये जीआई टैग देगा किसी भी प्रोडक्ट को। ये जो संस्था है किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। यहां पर कभी भी मिनिस्ट्री पूछे आपसे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। पर्टिकुलर यहां पर मैंने आपको बताया कि ऑफिस किसका है, पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आप याद रखेंगे। तो कभी भी अगर आपको मिनिस्ट्री पूछी जाती है तो ये, क्योंकि इसी का विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो आपको यह पता चल गया जीआई टैग कौन दे रहा है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जीआई टैग भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेशनल लेवल पर और एक इंटरनेशनल जीआई टैग भी होता है। नेशनल लेवल पर जो जीआई टैग है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो विभाग है वो देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर अगर जीआई टैग मिलता है तो भारत के अंदर उस प्रोडक्ट को मान्यता मिलती है, सिर्फ भारत में ही वो मान्यता प्राप्त है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, कौन देता है? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का एक बोल सकते हैं विभाग है, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है ना। समझौते के तहत जीआई टैग दिया जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। डन। अगर डब्ल्यूटीओ किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग देता है तो उसको पूरे वर्ल्ड में मान्यता होती है। तो यहां पर बेसिकली आपको पता चलता है कि नेशनल जीआई टैग क्या है और इंटरनेशनल जीआई टैग क्या है, भारत में कौन देता है, क्यों दिया जाता है, और जीआई टैग क्या काम करता है, ठीक है। अब हम यहां पर लगाते हैं एमसीक्यू, ऐसे प्रोडक्ट जो कि 2024 में जिन्हें जीआई टैग दिया गया, और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट एंड में लेंगे जिनको 2023 में जीआई टैग दिया गया, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से कि क्वेश्चन को देखिएगा। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया? तो सिल्वर फिलिग्री की बात करते हैं तो ये ओडिशा की एक आभूषण कला है ना। जैसे चांदी के प्रोडक्ट देखे आपने, झुमके वगैरह देखे होंगे, तो एक चांदी के तार की कारीगरी भी आपने देखी होगी, वो ओडिशा में कहलाती है सिल्वर फिलिग्री। ओके, स्थानीय प्रोडक्ट है ओडिशा का, जिसे हाल ही में 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ओडिशा की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये चांदी से बनी हुई है, ठीक है। छोटे छोटे चांदी के तारों से यहां पर डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगी, ये है सिल्वर फिलिग्री, ठीक है। तो ओडिशा की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। ओडिशा के कटक की एक प्रसिद्ध आर्ट है ये, जिसे कटक की चंडी ताराकसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री का एक और नाम है चंडी ताराकासी, जिसे जीआई टैग दिया गया। मेसोपोटामिया जो कि एक सभ्यता रही है सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल, उसमें 3500 ईस्वी पूर्व से ही आभूषणों में फिलिग्री का यूज किया जा रहा है। मतलब वही जो मैंने आपको बताया चांदी के धागे की कला, वो पहले से ही हमको देखने को मिल रही है। लेकिन ओडिशा में एक उन्नत किस्म इसकी देखने को मिलती है सिल्वर फिलिग्री की, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया ओडिशा को। किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया? अंबाजी का मंदिर कहां है? देखिए शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेते हैं इसको। अंबाजी का मंदिर कहां है? अंबाजी शक्तिपीठ, गुजरात। तो अंबाजी एक शहर
जो कि गुजरात में है, अंबाजी का मंदिर के लिए फेमस है, वहां पर जो सफेद संगमरमर है, अंबाजी सफेद संगमरमर गुजरात का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। आंसर बी। यहां पर आप इमेज देखेंगे तो ये है अंबाजी सफेद संगमरमर। ये जो संगमरमर की किस्म है ना, गुजरात राज्य के अंबाजी शहर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अंबाजी सफेद संगमरमर एक हाई क्वालिटी का एक सफेद संगमरमर है। गुजरात के अंबाजी शहर में ही ये मिलता है, यहीं पर नॉर्मली इसका सेल किया जाता है। तो जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। काफी जो एक्सपेंसिव चीजें होती है ना, इस सफेद संगमरमर से बनाई जाती है। लग्जरी वास्तुकला अंबाजी सफेद संगमरमर से बनाई जाती है। काफी सारी भारत की फेमस मूर्तियों में भी अंबाजी सफेद संगमरमर हमको देखने को मिलता है। और अलग अलग प्रोडक्ट जैसे स्मारक बनाना है, भवन बनाना है ना, तो इसमें भी अंबाजी सफेद संगमरमर का यूज किया गया है काफी जगह पर। ठीक है, गुजरात में से अंबा व्हाइट मार्बल या अंबे व्हाइट मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पेसिफिक गुजरात का बनासकांठा जिला है, यह फेमस है अंबाजी सफेद संगमरमर के लिए, जिसे जीआई टैग दिया गया 2024 में। इजीली याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि देखिए करंट अफेयर के अलावा आपको अदर स्टैटिक पोर्शन भी पूछे जाते हैं, लेकिन स्पेशली करंट अफेयर आपका पूरा कवर होना चाहिए। इसके लिए करंट अफेयर 2024 का आपके लिए ईयरली पैकेज अवेलेबल है, जिसमें देखिए आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक मिल जाती है, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है हर मंथ की, और मंथली करंट अफेयर की क्विज भी आपको यहां पर मिल जाएगी दिसंबर 2024 तक की। तो पूरे ईयर की आपके पास मंथली करंट अफेयर की ई बुक, पीडीएफ और क्विज इस सिंगल पैकेज में अवेलेबल है, काफी नॉमिनल चार्जेस में। कंप्लीट करंट अफेयर है, इसके बाद इंडिया की किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल के एग्जाम हो, आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी भी लिंक दे दी है, आप जाकर डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एसएससी का रिकॉर्डेड टारगेट बैच आपको मिल जाएगा, और रेलवे की काफी सारी एग्जाम्स लाइनअप है, तो उसका भी टारगेट बैच आपको, दोनों की ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एसएससी की भी लिंक मिल जाएगी और आपको रेलवे टारगेट बैच की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल चार्जेस में। और इसके अलावा रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर चेकआउट कीजिए, काफी सारी इंटरेस्टिंग आपके लिए चीजें वहां पर अवेलेबल है, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प कर सकती है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के आदि कैकेर अदरक को जीआई टैग प्रदान किया गया? आदि कैकेर अदरक, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह अदरक हमको देखने को मिलता है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आदि कैकेर अदरक भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्पेसिफिक ये उगाया जाता है, काफी फेमस है वहां पर। स्थानीय रूप से आदि केकिर के नाम से पुकारा जाता है। वैसे कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था एक साथ। एक तो हो गया आदि केकिर अदरक, एक हस्त निर्मित कालीन है अरुणाचल प्रदेश राज्य की, और एक वांचो लकड़ी जिससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, है ना। तो इन तीनों को ही जीआई टैग दिया गया था। हम बात कर रहे हैं आदि केकिर अदरक की। तो अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वोत्तर हिमालयन क्षेत्र है वहां पर इसे उगाया जाता है। ठंडे क्षेत्र में मिलता है, भौगोलिक स्थिति बहुत ही अनुकूल है इसके, तो इसमें कुछ विशेष गुण देखने को मिलते हैं आदि केकिर अदरक में। जैसे सुगंध और स्वाद के लिए यह सबसे ज्यादा फेमस है, सुगंध और स्वाद के लिए। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली इस अदरक से बनी हुई चाय से सर्दी जैसी जो छोटे छोटे डिसीज है ना, जो कि वेदर के कारण हो सकती है, वो बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है, तीखापन बहुत ही शानदार है, और इसका स्वाद बहुत ही यूनिक है आदि केकिर अदरक। तो ये हमें स्पेशली अरुणाचल प्रदेश स्टेट में देखने को मिलती है, जिसके लिए हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था 2024 में। तो आदि केकिर अदरक को आपको याद रखना चाहिए। कहां की अदरक है, क्वेश्चन हमारा ये था। तो ये अदरक देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, औषधि गुण भाई वो तो अभी मैंने आपको बताए।
जो वहां पर ट्रेडिशनल जो मेडिसिन यूज की जाती है ना, जैसे काढ़ा वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें इस अदरक का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में हिमालयन क्षेत्र पे पाई जाती है, तो भाई जो पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया है ना, जो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसके कारण भी इसमें एक विशेष गुण देखने को मिलता है। ठीक है, और ये अदरक केवल यहीं उगेगी, इसलिए दुर्लभ मानी जाती है, कॉस्टली मानी जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाई जाएगी। ठीक है, तो राज्य के, अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो तिब्बती शरणार्थी हैं, उनके द्वारा हस्त निर्मित एक कालीन है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में फेमस है, उसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। और एक वांचो लकड़ी भी अरुणाचल प्रदेश राज्य की लकड़ी है, जिसे जीआई टैग दिया गया है कुछ समय पहले ही। ठीक है, आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्य की कच्ची खारेक को जीआई टैग दिया गया? तो कच्ची खारेक, देखिए इसको आप ऐसे समझिए, कच्छ की खाड़ी में उगने वाली खारेक, कच्ची खारेक। कच्छ की खाड़ी कहां है? गुजरात में। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। गुजरात के कच्छ में कच्ची खारेक उगाई जाती है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। यहां पर आप इसकी इमेज देखिए, कच्ची खारेक है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, सूखा खजूर, छुआरा, आप खारक तो खाते ही होंगे। ठीक है, तो यह सूखा खजूर या छुआरा एक तरह का, हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। ये जो कच्ची खारेक के अपनी मिठास के लिए काफी फेमस है, और इसमें जो इसकी गुणवत्ता है और इसके जो गुण है, ठीक है, जो पोषक तत्व है, स्पेशली शरीर में जो ऐसे लोग हैं जो कि वीकनेस फील करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर है कच्ची खारेक, और स्पेशली कच्छ की जो गर्म और ठंडी मिली जुली जो वहां पर उस भौगोलिक क्षेत्र, जो वहां का वेदर है, जैसे सूखा और गर्म दोनों ही मौसम देखने को मिलता है कच्छ के रण में। जलवायु का असर है, तो वहां की जलवायु के कारण, कच्छ की क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु के कारण एक विशेष गुणवत्ता वाला खजूर माना जाता है कच्ची खारेक को। ठीक है, तो मीठा स्वाद है, वैसे भी खारक तो मीठी होती है, तो काफी गुणवत्तापूर्ण है ना, पारंपरिक मेडिसिन में यूज की जा सकती है, पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। कहां की है? गुजरात की कच्ची खारेक। ठीक है, ये तो बता ही चुका हूं मैं आपको, कैजुअल सी चीजें थी, आपको पता होना चाहिए। कच्ची खारेक का उत्पादन गुजरात के कच्छ क्षेत्र में किया जाता है। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि 2011 में गुजरात के गिर सौराष्ट्र के प्रसिद्ध गिर केसर आम को जीआई टैग दिया जा चुका है, और अब कच्ची खारेक गुजरात का दूसरा फल है जिसको जीआई टैग दिया गया। पहले 2011 में गुजरात के गिर सौराष्ट्र के प्रसिद्ध गिर केसर आम को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। तो यहां से आपके दो जीआई टैग कवर हो जाते हैं, एक तो कच्ची खारेक, गुजरात का दूसरा फल जिसको जीआई टैग दिया गया, पहला था गिर केसर आम। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे जीआई टैग एक ही क्वेश्चन में आपके कवर होंगे। देखो पढ़ रहा हूं, पहले सुनो। अपातानी, मोनपा, आदि, गेलो, ताई खामती, निशी वस्त्र, मोनपा हस्त निर्मित कागज, सिंगपो फलाप जो कि एक चाय है, सिंगपो चाय, आदि, अपोंग, दाओ जो कि धारदार अस्त्र है, अंगन्यात मोटा अनाज, और मारुआ अपो जो कि मारुआ पेय पदार्थ है। जैसे 12 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, ये सभी किस राज्य के जीआई टैग प्रोडक्ट हैं? आप क्वेश्चन तो बड़ा लगा होगा और थोड़ा कंफ्यूज भी किया होगा, लेकिन 12 प्रोडक्ट हैं, आप एक बार पॉज करके पढ़ना इनको। ठीक है, आधे प्रोडक्ट के नाम तो जनजातियों के नाम पर है, और अधिकतर वस्त्र कलाएं है ना, तो कंफ्यूज मत होना। अपातानी, मोनपा, आदि, गेलो वस्त्र कलाएं हैं, और ये सारी जनजातियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती, तो उन्हीं के नाम पर जो वस्त्र कलाएं हैं, जो वस्त्र की वैरायटी है, उनको जीआई टैग दिया गया। इस तरीके से 12 प्रोडक्ट हैं ये जिनको जीआई टैग दिया गया। पता है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आंसर डी। एक एक करके सारे प्रोडक्ट को हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। ध्यान से सुनना, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को हाल ही में नाबार्ड बैंक के सहयोग से 12 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग दिया गया। एक एक करके चलेंगे। अपातानी वस्त्र, अरुणाचल प्रदेश राज्य की अपातानी जनजाति के द्वारा यह बनाया जाता है।
ठीक है, हाथ से बुना जाता है, इसकी विशेषता है। इसकी जो अलग डिजाइन है, जो इसका रंग रोगन किया जाता है, कलर्स का यूज किया जाता है बुनाई में, वो काफी एंटीक है। तो आपातानी वस्त्र, अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति इन वस्त्रों को बनाती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडिशनल जो चीजें हैं वो कैरी जाती है, ज्यामितीय डिजाइन इस पर देखने को मिल जाती है, और आपातानी जनजाति की ये पहचान को दर्शाते हैं। मोनपा वस्त्र, अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जो जनजाति है वो इन वस्त्रों का निर्माण करती है। समझ में आ गया? ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल ये वस्त्र बनाए जाते हैं, मोनपा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश। तीसरा, आदि वस्त्र, अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति बनाती है हाथ से बुनकर। ठीक है ना। गेलो वस्त्र, अरुणाचल प्रदेश की गेलो जनजाति बनाती है। दैनिक उपयोग के लिए ये नॉर्मली कपड़े होते हैं, थोड़े से ऐसे होते हैं कि ठंड कम लगे। ताई खामती वस्त्र, ठीक है ना, ताई खामती जनजाति बनाती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, बारीक डिजाइन के लिए फेमस है। ठीक है, जो त्योहार मनाए जाते हैं ताई खामती जनजाति में, उस वक्त इन वस्त्रों को पहना जाता है, और स्पेशली जो बुद्धिज्म धर्म है उससे कहीं ना कहीं प्रेरित होकर आपको कपड़ों पर उनकी आदर्श देखने को मिल जाएंगे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। निशी वस्त्र, अरुणाचल प्रदेश की निशी जनजाति इनको मनाती है। ठीक है, मोनपा हस्त निर्मित कागज, ये कागज है। ठीक है, पारंपरिक विधि से बनाया जाता है, प्राकृतिक फाइबर का यूज किया जाता है इसको बनाने में। नॉर्मली क्या होता है कि एक वाटर प्रूफ कागज आप इसको बोल सकते हैं, जल रोधी। ठीक है ना, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, है ना, मोनपा जनजाति की, वो इस कागज पर उकेरती है। सिंगपो फलाई, ये चाय है। जो सिंगफो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, वो प्राकृतिक तरीके से एक चाय की पैदावार करती है, जो कि हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट होती है। तो ये सिंगफो चाय है अरुणाचल प्रदेश राज्य की। आदि अपोंग, ठीक है ना, जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला या पारंपरिक चावल की बियर है, पेय पदार्थ आप इसको बोल सकते हैं। आदि अयोंग, आदि जनजाति चावल से बियर बनाती है, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया। दाओ, धारदार अस्त्र, जैसे हम चाकू छुरे चलाते हैं ना, तो दाओ जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, वो स्पेशली इस अस्त्र को बनाती है। पहाड़ी क्षेत्रों पे जब ये अपने जानवर चराते हैं तो क्या होता है, इनको अस्त्र की जरूरत पड़ती, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया। ठीक है, अंगन्यात मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज एक प्रकार का है जो कि अरुणाचल प्रदेश में नॉर्मली पहाड़ी क्षेत्रों पर उगाया जाता है। तो अंगन्यात मोटे अनाज को भी, मिलेट है एक तरीके का, इसको भी जीआई टैग दिया गया। और मारुआ पेय, है ना, ये एक प्रकार की, जैसे बियर बनाई जाती है ना, वैसे ही फलों के रस से और मोटे अनाज को मिलाकर मारुआ पेय पदार्थ भी बनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो कुछ यहां पर मैंने आपको प्रोडक्ट बताए हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य के, आपको पता होना चाहिए, पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, पीडीएफ ले लेना, उसमें एक बार पढ़ लेना, 12 प्रोडक्ट है, ज्यादा उस पर टाइम नहीं दे सकते थे, नहीं तो जो वीडियो है वो लंबा हो जाता। चलिए आगे आ जाएं। भारत के किस प्रसिद्ध स्थान के सांची क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? सांची क्राफ्ट की बात करें जिसे जीआई टैग दिया गया, तो यह मथुरा का क्राफ्ट है। सांची क्राफ्ट, कागज के ऊपर नॉर्मली क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण और जो राधा रानी है उनकी कथाओं को उकेरा जाता है। ठीक है ना, जो हमारे हिंदू धर्म के भगवान हैं कृष्ण भगवान और राधा जी, उनकी कथाओं को, कृष्ण भगवान से संबंधित जो कहानियां हैं उनको कागज पर उकेरा जाता है, इसे कहा जाता है सांची क्राफ्ट, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ठीक है ना, तो यह कला विशेष रूप से राधा कृष्ण की लीलाओं और पौराणिक कथाओं के दृश्य को प्रस्तुत करती है। सांची क्राफ्ट में कागज को काटकर बेहद ही जटिल और सुंदर डिजाइन तैयार किए जाते हैं। तो सांची क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया 2024 में, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सांची क्राफ्ट ब्रज की एक प्राचीनतम कलाओं में गिनी जाती है। ठीक है ना, और किसकी स्टोरी है या कहानियां उकेरी जाती है कागज पे, मैं आपको बता ही चुका हूं। यहां पर आपको यह चीज पता होना चाहिए कि 2022 में मथुरा के पेड़े बहुत ही फेमस है, इनको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। 2022 में मथुरा के पेड़े को जीआई टैग दिया गया था,
और अब 2024 में सांची क्राफ्ट को, जो कि मथुरा का है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जापी की बात करें तो याद रखिएगा कि यह असम की एक शंक्वाकार टोपी है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। आपने देखा होगा, काफी मूवीज में देखा होगा, असम की तरफ जो हमारा उत्तर पूर्वी एक राज्य, वहां पर अगर लोकेशन का दृश्य बताते हैं तो वहां पर आपने एक टोपी देखी होगी मूवीज में, शंक्वाकार टोपी है। इसे असम में जापी के नाम से जाना जाता है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आंसर हमको मिल जाता है असम राज्य। देखिए फ्रेंड्स, असम के 6 समुदाय के 12 अलग अलग प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। कौन कौन सी चीज है ऐसी? तो देखिए, सबसे पहले हो जाती है जापी, जो कि असम की एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है। ठीक है, जापी असम की एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। असम में एक बहुत ही फेमस नृत्य किया जाता है, अगर आपने नाम सुना हो, बिहू नृत्य सुना होगा। तो बिहू नृत्य में भी जो आकर्षण का केंद्र होती है वो इनकी ये शंक्वाकार टोपी होती है। ऊपर से यहां पर ये बताया गया है, एक शंक्वाकार टोपी है जिसे जापी के नाम से असम में पुकारा जाता है। धूप और बारिश से बचने के लिए नॉर्मली इसका यूज कर लिया जाता है, लेकिन असम का जो कल्चर है, कहीं ना कहीं उसका एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है जापी। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि असम में जो बिहू नृत्य होता है, एक बहुत ही फेमस, मतलब एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है बिहू नृत्य को असम में। यहां पर जापी को सिर पर रखकर ही नृत्य किया जाता है। तो बहुत ही सुंदर एक दृश्य बनता है इस टोपी के बाद जब असम के लोग नृत्य करते हैं। तो इसीलिए जापी को अलग अलग जो पारंपरिक जितने भी फेस्टिवल होते हैं असम में, वहां पर यूज किया जाता है। तो असम की पहचान बन गई है, एक स्थानीय प्रोडक्ट है जापी। शंकु के आकार की एक टोपी है, शंकु आकार टोपी है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। देखिए, अदर जीआई टैग जो कि असम में दिए गए हैं, उनके बारे में भी आपको कैजुअली पता होना चाहिए। तो उनके बारे में भी अगर मैं आपको यहां पर बताता हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सारथे बारी का धातु शिल्प। ठीक है, एक शिल्प, धातु शिल्प क्या होता है? धातु या जो मेटल्स है उनके आधार पर उनका यूज करते हुए चीजों को बनाना, धातु शिल्प। ओके, तो नॉर्मली असम में जो मंदिर की घंटियां होती है, जो मूर्तियां होती है धातु की, मेटल की, वो बनाई जाती है। यह सारथे बारी का धातु शिल्प है, असम का है, एक स्थानीय उत्पाद जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा असम में एक ट्रेडिशनल टॉय भी काफी फेमस है जिसे कहा जाता है अशरी कंडी टेराकोटा। टेराकोटा धातु शिल्प, आप टेराकोटा शिल्प इसको आप बोल सकते हो। एक ट्रेडिशनल टॉय या पारंपरिक खिलौना है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। तो सारथे बारी का धातु शिल्प हो जाता है, पारंपरिक खिलौना हो जाता है अशरी कंडी टेराकोटा। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी असम में जीआई टैग दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोंगर डुंजिया। ठीक है, इसके अलावा केराडा पीनी और खार डवी, इन्हें भी याद रखिएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। नाम आपको थोड़े से अजीब लगेंगे क्योंकि उत्तर पूर्वी हमारा राज्य है, तो वहां पर स्थानीय नामों से ये हमें कृषि उत्पाद देखने को मिलते हैं। रिपीट करता हूं, गोंगर डुंजिया, केरा डॉपिनी और खारडवी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है असम के, जिन्हें जीआई टैग दिया गया। संगीत वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें असम के, जिन्हें जीआई टैग दिया गया, तो खाम, सेरजा, थोरखा, जोथा, गोंगोना और सिम्फंग। ठीक है, ये सारे संगीत वाद्य यंत्र हैं असम के, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो यहां पर मैंने आपको जापी, जो कि एक शंक्वाकार टोपी है, उसके अलावा भी जितने भी असम के प्रोडक्ट है जिन्हें हाल ही में कुछ समय पहले ही जीआई टैग दिया गया है, उनके बारे में यहां पर बता दिया। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे की सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि एक एक क्वेश्चन से आपको काफी सारे जीआई टैग्स पता चलेंगे। तो 50 से 70 प्लस प्रोडक्ट जीआई टैग वाले आपको इस सेशन में मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया? ठीक है, तो जीआई टैग महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को दिया गया। कहां के हैं जानते हैं? महाराष्ट्र के सांगली के।
सांगली के स्थानीय प्रोडक्ट है सितार और तानपुरा। नाम से समझ में आ जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आप दोनों का चित्र देख सकते हैं। ठीक है, सितार और तानपुरा। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक कस्बा बहुत ही फेमस है सितार और तानपुरा बनाने के लिए, जिसे कहा जाता है मिरज कस्बा है। कहां पर? महाराष्ट्र के सांगली का मिरज कस्बा। यहां पर देखिए मिरज के जो कलाकार है ना, जो कारीगर हैं, जो कि तानपुरा और सितार बनाते हैं, इनकी विशेषता पता है क्या है? वाद्य यंत्रों की बहुत ही शानदार एक तो ध्वनि है ना इनसे निकलती है और बहुत ही मतलब शानदार स्मूथ चलते हैं। तो बहुत ही फेमस एक स्थानीय प्रोडक्ट है महाराष्ट्र के सांगली जिले के कस्बे मिरज का। यहाँ के कारीगर बनाते हैं सितार और तानपुरे को, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। संगीत वाद्य यंत्र बनाने की शिल्प कौशल के लिए ही यह कस्बा जाना जाता है, सांगली का मिरज कस्बा। ठीक है, तो ध्वनि गुणवत्ता, एक तो नॉर्मली साउंड क्वालिटी और एक जो निरंतरता होती है बिल्कुल शांत साउंड की, उसके लिए दोनों ही वाद्य यंत्र बहुत ही फेमस है, सांगली में बनाए जाते हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, मिरज कस्बे में सितार और तानपुरा। हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली का जो मिरज कस्बा है, वहां के सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो पता चल गया आपको क्या है? 300 साल से अधिक पुरानी परंपरा है इनको बनाने की, ध्यान रखना, पर्टिकुलर इस मिरज कस्बे की। यहां पर जो मिरज कस्बे के लोग हैं सांगली में महाराष्ट्र में, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सितार और तानपुरे बनाने का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली अलग अलग चीजों का जैसे लकड़ी और अन्य सामग्री का यूज करके ये दोनों ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है महाराष्ट्र के। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो तिरंगा बर्फी और एक है हमारा ढलुआ मूर्ति शिल्प, मूर्ति बनाने की, ढलुआ मूर्ति, ढाल कर मूर्ति बनाना। तो ये दोनों ही चीजों को जीआई टैग दिया गया और ये स्थानीय उत्पाद है उत्तर प्रदेश राज्य के। तिरंगा बर्फी का जो इतिहास है ना, वो कहीं ना कहीं हमको जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता संग्राम रहे हैं, उससे संबंधित भी देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप इसकी लेयर देखेंगे ना, तो तिरंगे के आकार की आपको देखने को मिलेगी। और ढलुआ शिल्प की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रक्चर जैसा आपको दिखाई देगा, मूर्ति ढालकर मूर्ति बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कहां की है? यूपी के वाराणसी की क्या? तिरंगा बर्फी। और सेकेंड है ढलुआ धातु शिल्प। दोनों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। वैसे उत्तर प्रदेश में 75 से ज्यादा प्रोडक्ट अभी तक जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट यूपी से आते हैं। ठीक है, देखिए वाराणसी की अगर हम तिरंगा बर्फी की बात करते हैं, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, वो एक मैसेजिंग के लिए, क्योंकि उस वक्त फोन या कुछ और तो चलता नहीं था, तो एक दूसरे को खुफिया मीटिंग और जो इंफॉर्मेशन होती है खुफिया, उनके आदान प्रदान के लिए भी इस बर्फी का यूज करते थे। तिरंगा बर्फी ही इसका नाम पड़ गया क्योंकि 3 कलर की लेयर इसमें दिखाई देती है। जैसे केसरिया रंग के लिए केसर का यूज कर लिया जाता है, पिस्ता हरे रंग का काम कर देता है, और बीच में सफेद कलर के लिए नॉर्मली या तो खोया है ना, मावा और काजू का यूज किया जाता है। तो 3 लेयर की एक मिठाई है। स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कहीं ना कहीं इसकी जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है। तो वाराणसी में बनाई जाती है, स्पेशली यूपी में, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा वाराणसी का ढलुआ धातु शिल्प, धातु का यूज करके ढाल कर मूर्तियां बनाई जाती है, घंटियां बनाई जाती है। नॉर्मली मिट्टी का भी यूज किया जाता है। तो मिट्टी और धातु की कलाकारी से, मिट्टी या धातु के सहयोग से मूर्तियों को ढालकर बनाना वाराणसी का ढलुआ शिल्प है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो भगवान की मूर्तियां नॉर्मली यहां पर बनाई जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही बोल सकते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह क्वेश्चन है कि भारत में 2004 में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था। तो आपके यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे। सबसे पहला आपको यह पता चलेगा कि पहला जीआई टैग भारत में कब दिया गया।
तो भारत में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया 2004 में। ठीक है, किसे दिया गया? तो यह दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। देखिए दार्जिलिंग में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये कहां पर है, तो याद रखिएगा ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग। ठीक है, यहां पर दार्जिलिंग की चाय काफी फेमस है, जैसे असम के बागान फेमस है वैसे ही दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में उगाई जाती है, जिसे पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में। कब दिया गया? 2004 में। पहला जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट भारत में दार्जिलिंग की चाय 2004। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसके लिए ये चाय काफी इफेक्टिव है, उसे बनाए रखने के लिए, हेल्थ को बनाए रखने के लिए ये चाय काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हम बोल सकते हैं कि अच्छी है सेहत के लिए। तो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में उगाई जाती है, जिसको जीआई टैग दिया गया था 2004 में। पहली बार जीआई टैग भारत में किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को। डन, आगे आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? ये स्टूडेंट क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नॉर्मली उनको पता नहीं होता, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भारत में जीआई टैग के स्लोगन की बात करें तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अगर आप देखेंगे जीआई टैग का एक पोस्टर तो आपको यहां पर दिखाई देगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि भारत में जीआई टैग का स्लोगन है। ठीक है, आगे बढ़िए। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जीआई टैग की समय सीमा की बात करें तो ये 10 साल की होती है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो वो 10 साल के लिए ही मान्य होगा, उसके बाद वापस अगर रिन्यू कराना है तो अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वो रिन्यू हो सकता है। लेकिन एक वक्त में एक बार अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया तो वो कितने साल तक मान्यता रखेगा? तो वो मान्यता रखेगा 10 साल तक। ठीक है, तो तीन चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाती है, तीन लगातार क्वेश्चन में। पहला जीआई टैग कब दिया गया? 2004 में। किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को। जीआई टैग का स्लोगन आपको पता चल गया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। और जीआई टैग की समय सीमा कितनी है? तो वो हो जाती है 10 साल। आगे बढ़े, अगला जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट, काला नुनिया चावल किस राज्य का विशेष प्रकार का चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो ब्लैक नुनिया राइस या काला नुनिया चावल, जिसे हाल ही में देखिए कुछ समय पहले ही जीआई टैग दिया गया है, यह पश्चिम बंगाल राज्य का चावल है। कहां का? पश्चिम बंगाल राज्य का। देखिए इसका कलर जो आप देखेंगे ना तो काला है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है काला नुनिया चावल। इमेज देखिए, ओके। काला नुनिया चावल भारत के पश्चिम बंगाल के एक पर्टिकुलर एरिया है, जलपाईगुड़ी जिला, वहां पर उगाया जाता है। शानदार पानी है, तो पानी में चावल की इस किस्म को अच्छे से पैदावार की जाती है। मौसम का भी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में अनुकूल प्रभाव पड़ता है इस चावल की पर्टिकुलर फसल पर, जिसके कारण इसकी पैदावार पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सबसे अच्छी होती। तो वहीं के लोकल प्रोडक्ट है, वहीं का स्थानीय उत्पाद है, तो इसको जीआई टैग दिया गया था। इंपॉर्टेंट इसलिए है, जीआई टैग देने का कारण इसलिए यह भी है कि हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट करता है। देखिए इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहा जाता है एंथोसाइनिन पिगमेंट, जिसके कारण इसका जो कलर है ना वो काला होता है। ठीक है, हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक ही चावल में मिल जाएगी, जैसे फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सभी ब्लैक नुनिया राइस में हमको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ के लिए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्पेशली उगाया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया, तो याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि यह चावल की किस्म पूछी जा सकती है। चलिए, रामबन अनारदाना किस राज्य का प्रसिद्ध उत्पाद है जिसे जनवरी 2024 में जीआई टैग मिला है? तो रामबन अनारदाना, जिसको जनवरी 2024 में जीआई टैग दिया गया, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रचलित है। ठीक है, अनारदाना है, सुखाकर इसको यूज किया जाता है, नॉर्मली मसाले में भी यूज किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य का स्थानीय प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, सूखा हुआ अनारदाना है नॉर्मली। तो सूखे अनार के बीज होते हैं, ठीक है,
इनका उपयोग इंपॉर्टेंट मसाले में किया जाता है। और इसके अलावा जो पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है जो कि जम्मू कश्मीर की फेमस है, जैसे यूनानी हो सकती है चिकित्सा पद्धति है ना, आयुर्वेद हो सकता है, होम्योपैथिक हो सकता है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसमें भी अनारदाने के इस बीज का यूज किया जाता है। अनोखे स्वाद और उच्च पोषण मूल्य के कारण बहुत ही प्राकृतिक एक गुण लेकर समेटे हुए है अपने अंदर, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ना कहीं यह उगता हुआ दिखाई दे जाता है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो अनारदाना है, सूखा हुआ रूप है अनारदाने का, ठीक है। क्या कहा जाता है, रामबन अनारदाना, स्पेशली रामबन एरिया का फेमस है। तो रामबन अनारदाना जिसे स्थानीय रूप से ध्रुणी भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य के पहाड़ी और वनों में उगने वाला एक महत्वपूर्ण फल का पेड़ है अनार के दाने का, ठीक है। स्थानीय रूप से इस रामबन अनारदाने को ध्रुणी कहा जाता है, यह फैक्ट नोट कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में 1000 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक ऑन एवरेज ये पर्णपाती झाड़ी वृक्ष है जो कि उगता हुआ दिखाई देता है पहाड़ी क्षेत्रों पर, ठीक है। तो रामबन अनारदाने को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है जनवरी 2024 में। 5 से लेकर 8 मीटर तक इसके जो झाड़ी है उसकी या वृक्ष की ऊंचाई हो सकती है, ठीक है। अक्टूबर के मध्य पकते हैं और हाथ से ही चुने जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर जाकर। रामबन अनारदाना कहां फेमस या कहां का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अदर प्रोडक्ट की बात करें जिनको जीआई टैग दिया गया, तो कश्मीर पश्मीना शॉल, ठीक है, कश्मीर सोजानी शिल्प, कश्मीरी केसर, कश्मीर पेपर माची, कश्मीर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, खत्म बंद और कश्मीरी हाथ से बुना कालीन, ये कश्मीर के जम्मू कश्मीर के अदर प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग पहले दिया जा चुका है, ठीक है। तो हो गया, एक बार फिर रिपीट करूं, रामबन अनारदाना समझ में आ गया, तो ये याद रखो ये करंट है। इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर के उसमें आपको पश्मीना शॉल पूछी जा सकती है, सोजानी शिल्प पूछा जा सकता है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी केसर, कश्मीर पेपर माची, कश्मीर के अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, खत्म बंद और कश्मीरी हाथ से बुना कालीन, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे आइए, वांचो लकड़ी का शिल्प किस राज्य का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है जिसे जनवरी 2024 में जीआई टैग दिया गया। अधिकतर जीआई टैग इस बार जनवरी फरवरी माह में ही दिए गए थे, ठीक है। वांचो लकड़ी शिल्प की बात करें, वांचो लकड़ी शिल्प तो यह फेमस है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, जिसको जनवरी 2024 में जीआई टैग दिया गया। एक लकड़ी की कारीगरी है, लकड़ी पर अलग अलग चीजों को उकेरा जाता है, बनाया जाता है। वांचो लकड़ी का शिल्प, काफी सारी चीजें बनाई जा सकती है, नॉर्मली जानवरों की से के जो इमेजेस हैं उनको लकड़ी पे, इमेजेस मतलब ऐसा नहीं कि इमेज बना दी पेन से, नहीं, लकड़ी को प्रॉपर शेप देकर जानवरों की मूर्ति आप बोल लो लकड़ी से बनाई जाती है, ये वांचो लकड़ी का शिल्प है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहुत ही फेमस है क्योंकि वहां की वांचो जनजाति की पारंपरिक हस्तकला है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जो वांचो जनजाति निवास करती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस वांचो लकड़ी शिल्प को बना रही है। जनवरी 2024 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। लकड़ी पर बहुत ही सुंदर और जटिल नक्काशी की जाती है, बहुत ही महीन नक्काशी की जाती है। धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं, जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं और जो नेचर है उससे इंस्पायर्ड जो आकृतियां होती है उनका भी निर्माण किया जाता है। जानवर क्या नेचर से इंस्पायर्ड है। जनजाति प्रतीक चिन्ह भी बनाए जाते हैं वांचो जनजाति के। तो ये वांचो लकड़ी का शिल्प है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में फेमस है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, ठीक है, याद रहेगा। ओके, इन डिजाइनों में उनके पारंपरिक जीवन, वांचो जनजाति के पारंपरिक जीवन, उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो उनकी कल्चर है, उसकी झलक देखने को मिल जाती है। वैसे वांचो शिल्पकार अपने डिजाइनों में ज्यादातर जो नेचर से संबंधित संरचनाएं होती है, पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, पर्वत, उन्हीं को दर्शाते हैं। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका था। अगर आपको ये इमेज दिख रही है तो देखिए एक पक्षी दिख रहा होगा, है ना, जनजाति के लोग दिख रहे होंगे। तो ये अलग अलग नेचर से इंस्पायर्ड चीजों को बनाया जाता है। मुखौटे भी बना ली जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है, पैनल्स बनाए जाते हैं। तो ये सभी वांचो लकड़ी का शिल्प है,
भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। आगे आ जाएं। पश्चिम बंगाल की तंगेल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। इन साड़ियों पर किस प्रकार के डिजाइन प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल की तंगेल साड़ियों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ठीक है ना। इन साड़ियों पर नॉर्मली जियोमेट्रिक और ट्रेडिशनल पैटर्न उकेरे हुए दिखाई देते हैं। आंसर बी, तंगेल साड़ियां पश्चिम बंगाल राज्य की। ऐसी काफी सारी साड़ियों का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। चंदेरी की साड़ियां मध्य प्रदेश में, है ना, महेश्वरी साड़ियां मध्य प्रदेश में, तो ये आपको अलग अलग दिख सकती है। तो यहां पर तंगेल साड़ियों की बात की है तो ज्योमेट्रिक और ट्रेडिशनल पैटर्न तंगेल साड़ियों पर देखने को मिलता है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। तो जीआई टैग से प्राप्त साड़ियां हैं तंगेल साड़ियां। देखिए, 3 साड़ियों की अलग अलग किस्म बोल रहा हूं, साड़ियों के अलग अलग प्रकार को पश्चिम बंगाल में जीआई टैग दिया गया। देखिए, तंगेल साड़ियां, कोरियल साड़ियां और गराड़ साड़ियां। एक बार फिर सुनो, तंगेल साड़ियां, कोरियल साड़ियां और गराड़ साड़ियां, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। इसमें तंगेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि अलग अलग रंग बिरंगे धागों से इसकी डिजाइनें बनाई जाती है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, है ना, ट्रेडिशनल पैटर्न बनाया जाता है तंगेल साड़ियों पर, ठीक है। किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो अगर हम इशाद आम की बात करते हैं, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, तो ये आम बहुत ही प्रचलित है भारत के कर्नाटक राज्य में। इशाद आम कहां पर प्रचलित? भारत के कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में अंकोला क्षेत्र के आसपास इशाद आम उगाया जाता है, और कर्नाटक के स्थानीय जो अलग अलग आमों के बागीचे हैं, वहां पर 400 सालों से ज्यादा इस आम की खेती की जा रही है, इशाद आम, ठीक है। 2 प्रकार के इशाद आम की प्रकार फेमस है कर्नाटक में, करी इशाद और बिली इशाद। आपको इतना डेप्थ में जाकर तो नहीं पूछा जाएगा, पर आपको याद रखना चाहिए कि इशाद आम की एक किस्म है जो कि फेमस है भारत के कर्नाटक राज्य में, ठीक है। अपनी विशिष्ट एक तो सुगंध और उसका जो टेस्ट होता है ना, हल्का सा एक तो खट्टापन होता है और शानदार मीठा, तो वो जो टेस्ट होता है वो बहुत ही एक अलग किस्म का टेस्ट है। ऐसा ही टेस्ट हमको जो रत्नागिरी के आम है उसमें भी देखने को मिलता है, पर यहां पर इनकी वैरायटी थोड़ी अलग। तो इशाद आम की वैरायटी कहां पर प्रचलित है? भारत के कर्नाटक राज्य में, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ठीक है। किस राज्य की अराकू वैली कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? तो अराकू वैली कॉफी, कॉफी की किस्म है ना, इसको जीआई टैग दिया गया। ये भारत के आंध्र प्रदेश का स्थानीय उत्पाद है। 2024 में दिया गया जीआई टैग अराकू वैली कॉफी को, ठीक है। कॉफी के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा हमें। देखिए, उगाने के बाद नॉर्मली प्रोडक्ट को पैक्ड करके भी दिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी, इसका नाम ही अराकू वैली कॉफी इसलिए पड़ा है क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो अराकू वैली है, अराकू घाटी है, वहां पर इस कॉफी की खेती की जाती, अराकू वैली में, इसलिए नाम पड़ गया अराकू वैली कॉफी, ठीक है। बहुत ही मीठी, एक तो हल्का सा कड़वापन और बहुत ही ज्यादा मीठी। देखिए, कुछ ना कुछ एंटिक हमको देखने को मिलता है सारे प्रोडक्ट में, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। तो देखो, गुड़ के जैसी मिठास, हल्की सी कड़वी और इसके अलावा अंगूर की तरह खट्टी, तो सारी चीजों का एक मिक्सअप देखने को मिलता है अराकू वैली कॉफी में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अराकू वैली में स्पेशली उगाई जाती है, तो जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, आंध्र प्रदेश का एक स्थानीय प्रोडक्ट है। किस राज्य की हस्तकला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया? मैंने आपको शुरू में बोला था 2023 के भी कुछ जीआई टैग हम यहां पर कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर 2023 में मातानी पछेड़ी को जीआई टैग दिया जा चुका था, तो हम ये क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। मातानी पछेड़ी की बात करें तो ये गुजरात का प्रोडक्ट है। मातानी पछेड़ी हस्तकला, कपड़े के ऊपर हस्तकला है मातानी पछेड़ी, जिसको जीआई टैग दिया गया था 2023 में। देखिए, जो कपड़ा होता है ना, उस पर जो हिंदू धर्म में जो माता जी आप जानते हैं, दुर्गा माता है ना, और भवानी माता, जगदम्बा, तो सारी माता जी की जो किंवदंतियां है, जो कहानियां हैं, उनको उकेरा जाता है कपड़े के ऊपर।
ये कहलाता है मातानी पछेड़ी। हस्तशिल्प, हाथों से बुना जाता है, आप पेंट भी किया जाता है, नॉर्मली बुनकर भी बनाया जाता है। तो माथानी पछेड़ी एक हस्तकला है गुजरात की, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, यहां पर आप इमेज देखेंगे तो ये पूरा एक देखिए कपड़े का पैटर्न है, और आपको माता जी से संबंधित आपको जितनी भी कहानियां हैं वो उकेरी हुई दिखाई देगी। गुजरात राज्य में फेमस है, वैसे नाम से भी समझ में आएगा मातानी पछेड़ी, ये जो वर्ड है, ये जो लैंग्वेज है वो गुजराती। ठीक है, तो गुजराती भाषा में जो मातानी पछेड़ी वर्ड है उसका हिंदी अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है देवी के पीछे। पछेड़ी एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है, कपड़े पर उकेर कर नॉर्मली ये बनाई जाती है। हाथ से भी पेंट किया जाता है और मशीनों से भी ब्लॉक प्रिंट इनको किया जाता है। माता जी से संबंधित जो देवी मां है उनसे संबंधित कहानियां और किंवदंतियों को उकेरा जाता है कपड़े के ऊपर, तो मातानी पछेड़ी। ठीक है, उत्पत्ति लगभग 300 वर्ष पूर्व मानी जाती है गुजरात में। हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो अमरोहा ढोलक उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बहुत ही फेमस है, जिसको जीआई टैग दिया गया, अमरोहा ढोलक। ठीक है, तो एक संगीत वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना, बहुत ही फेमस है, प्राकृतिक लकड़ी से इसे बनाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है, जिसमें नॉर्मली एक तो कटहल यूज किया जाता है, कटहल की लकड़ियां यूज की जाती है, और सागौन की लकड़ियां यूज की जाती है। तो अमरोहा यूपी के अमरोहा का एक संगीत वाद्य यंत्र, स्थानीय वाद्य यंत्र, जिसे हाल ही में कुछ समय पहले ही जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, हाल ही में रीवा के सुंदरजा आम को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो रीवा के सुंदरजा आम, तो रीवा पता है किस राज्य में आता है? यह आता है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो सुंदरजा आम को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा में स्थानीय प्रोडक्ट है, वहां पर उगाया जाता है। इसका जो हम कलर देखते हैं ना, तो हल्का हल्का इसका कलर 3 अलग अलग किस्मों या कलरों में हमको देखने को मिल जाता है, मिक्सअप भी मिलता है, नॉर्मली ग्रीन, येलो और रेड। ठीक है, इन 3 कलर का हमें मिश्रण देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर आम में। स्वाद सुगंध के लिए बहुत ही फेमस है, आम की किस्म है, एमपी में रीवा जिले में है, फेमस है। तो हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया था, सुंदरजा आम, मध्य प्रदेश के रीवा का सुंदरजा आम। ठीक है, तो यहां पर इसकी विशेषता पता है एक और है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में भी इसे शामिल किया जा चुका है। ठीक है, बिना रेशे वाला और कम शर्करा वाला आम है, नॉर्मली जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो भी इस आम को खा सकते हैं। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के रीवा का प्रचलित आम है। ठीक है, किस राज्य में मशहूर बशोली या बसोहली चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बशोली या बसोहली चित्रकला की बात करें, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो ये बहुत ही फेमस एक चित्रकला है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की, बसोहली चित्रकला। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कपड़े पर, लकड़ी पर, है ना, जो हमारे हिंदू धर्म में जो भगवान है, जो भगवान कृष्ण, भगवान राम, ठीक है, उनसे संबंधित जो कहानियां हैं उनको उकेरा जाता है इस चित्रकला। ठीक है, तो जम्मू के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध लघु कला शैली बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से संबंधित। ठीक है, देखिए इसे जीआई टैग दिया गया है, जम्मू क्षेत्र का यह पहला स्वतंत्र जीआई टैग प्रोडक्ट है, पहला इंडिपेंडेंट जीआई टैग प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बसोहली पेंटिंग, यहां पर मधुबनी पेंटिंग और बसोहली पेंटिंग में कंफ्यूज मत होना, मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो बिहार राज्य में, लेकिन यहां पर बसोहली पेंटिंग की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, नॉर्मली ये जो चित्रकला की शैली है इसका विकास 17वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है, जो स्थानीय शासक थे जम्मू कश्मीर के, उनके और वहां के जो अमीर व्यापारी थे उनके संरक्षण में हुआ था। कागज पर, कपड़े पर, लकड़ी पर रंगों के माध्यम से चित्रकला बनाई जाती है।
बसोहली पेंटिंग। चित्र किसके बनाए जाते हैं? हिंदू धर्म के जो पुराण है ना, जो भगवान से संबंधित कहानियां हैं, उनकी चित्रकला हमको देखने को मिल जाती है बसोहली पेंटिंग में। जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय शासकों के चरित्र है, उनकी कथा देखने को मिल जाएगी। राधा कृष्ण भगवान की जो कथाएं हैं, उनकी पेंटिंग हमको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो बसोहली पेंटिंग कहां पर फेमस है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, जिसे कुछ समय पहले जीआई टैग दिया गया था। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया? कम्बम अंगूर, ठीक है, इसकी बात करें तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य का अंगूर है, कम्बम अंगूर, जिसे जीआई टैग दिया गया। कहां का? तमिलनाडु राज्य का। देखिए, तमिलनाडु का मशहूर कम्बम अंगूर, जिसे एक और नाम दिया जाता है कम्बम पनीर थ्रेचाई, तमिल भाषा का वर्ड है तो आप समझ रहे होंगे, अंगूर की किस्म है, पर वहां पर स्थानीय रूप से तमिल भाषा में कम्बम पनीर थ्रेचाई के नाम से जाना जाता है। कम्बम अंगूर बोल लो क्योंकि ये अंगूर है। ठीक है। जीआई टैग हाल ही में इसको प्रदान किया गया। तमिलनाडु में पश्चिमी घाटों पर जो कम्बम घाटी है, कम्बम वैली है, वहां पर इसे सबसे ज्यादा उगाया जाता है। कम्बम अंगूर की खेती के लिए ही कम्बम घाटी जानी जाती है तमिलनाडु में। तो वहां पर जो कम्बम अंगूर उगाया जाता है, उसको कुछ समय पहले जीआई टैग दिया गया था। भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रोडक्ट है। ठीक है, कम्बम अंगूर। देखिए, इसका इतिहास भी है। सबसे पहली बार 1832 में जो फ्रांसीसी रहे हैं, वो इसको लेकर आए थे, उन्होंने तमिलनाडु में इसे उगाया था। अंगूर में नॉर्मली विटामिन सी, टार्टरिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो पुरानी डिसीज होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारियां चलती आ रही है ना, उनके जोखिम को कम करने में भी यह कम्बम अंगूर काम करता है, सहायक है। तमिलनाडु राज्य का प्रोडक्ट है कम्बम अंगूर, जिसको जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में चर्चा में रहा या मरचा धान मरचा धान को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? अब मरचा धान, ठीक है, चावल की एक किस्म है। अगर हम इसकी बात करें तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में इसे उगाया जाता है। आंसर ले लेते हैं, आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है। मरचा धान, धान क्या होता है? चावल। तो मरचा धान भारत के बिहार राज्य में उगाया जाता है, जिसको जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में नॉर्मली इसकी खेती की जाती है। एक सुगंधित स्वदेशी किस्म है चावल की। मरचा धान इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली मिर्च जो गोल गोल आती है ना, उसके जैसा इसका आकार देखने को मिलता है, तो नाम ही रख दिया मरचा धान। ठीक है। तो मरचा धान चावल नॉर्मली बिहार में जो स्थानीय रूप से वहां पर जो व्यंजन बनाए जाते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है। तो मरचा धान चावल बिहार का चावल है, जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए, यूरोपीय जीआई टैग है ये, इंडिया की बात नहीं हो रही। यूरोप, जो यूरोप के देशों के मध्य में जो प्रचलित संस्था है, वो जो जीआई टैग देती है। भारत के भी एक प्रोडक्ट को यूरोपीय जीआई टैग कुछ समय पहले ही दिया गया था। तो आपको याद रखना चाहिए, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रोडक्ट है कांगड़ा चाय। हिमाचल प्रदेश राज्य की चाय है, जिसको यूरोपीय जीआई टैग दिया जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक हमारा ये। तो कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है। चाय हरी और काली दोनों तरह की होती है। इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही सुगंधित, आपको जैसे चंदन वगैरह की खुशबू होती है ना, वैसी आपको दिखाई देगी। स्वाद में मीठा, हरी चाय का स्वाद सुगंधित लकड़ी की तरह आपको दिखाई देता है। ठीक है। तो कांगड़ा चाय जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में उगाई जाती है, इसको यूरोपीय जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि वायरस से लड़ने में कांगड़ा चाय बहुत ही उपयुक्त है, वायरस से लड़ सकती है। ठीक है। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही अच्छी मानी जाती है कांगड़ा चाय। हिमाचल प्रदेश राज्य की चाय है, जिसको यूरोपीय जीआई टैग कुछ समय पहले ही दिया गया है। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने 2024 के सभी जीआई टैग और 2023 के भी कुछ जीआई टैग जो कि इंपॉर्टेंट है, इन सभी को इंक्लूड किया। अगर आपने सेशन एंड तक देखा है ना, तो आपके 70 से 80 जीआई टैग इजीली कवर हो जाएंगे।
जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप करंट अफेयर 2024 के कंप्लीट ईयरली पैकेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने। मंथली करंट अफेयर की ई बुक आपको मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा और मंथली करंट अफेयर की क्विज भी आपको कंबाइन इसी करंटली जो कंप्लीट ईयरली करंट अफेयर का पैकेज है उसमें अवेलेबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी आपको डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।